हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस तक जो हमारा यूनिट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हैं वहाँ से शुरू करेंगे और मैं आपको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी समझाऊंगी। हमारा फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेम एज रिटेन्ड अर्निंग, कि जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है हम उनको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो डिविडेंड वगैरह हमने हमारे शेयर होल्डर्स को पे करना था वो हमने नहीं किया और उसको हमने सेव करके रख लिया ताकि हम उसको क्या कर सकें, री इन्वेस्ट कर सकें हमारे ही बिजनेस में। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, उसमें पहला है हमारा सोर्स बैंक क्रेडिट, कि हम बैंक से उधार ले सकते हैं। दूसरा है हमारा कस्टमर एडवांस, कि हम कस्टमर से एडवांस ले सकते हैं अगर हमने हमारे फाइनेंस को अरेंज करना है, ठीक है, मैनेज करना है, हमें कहीं ना कहीं से किसी चीज़ में ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की, तो हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर से भी जो हमारा पैसा है वो एडवांस में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड क्रेडिट और नेक्स्ट फैक्टोरिंग, डेफर्ड इनकम, कमर्शियल पेपर, लीजिंग, शॉर्ट टर्म हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। अब ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, कि जब जो हमारे सप्लायर्स हैं उनसे हम कैसा रॉ मटेरियल है, हम कह सकते हैं कि वेंडर्स और सप्लायर्स, ठीक है, ये दो हैं जिनके विचकार, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स वगैरह, गुड्स वगैरह क्या होती हैं, एक्सचेंज होती रहती हैं। इससे क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेड क्रेडिट। जब हमें फाइनेंस की ज़रूरत है तो हम ट्रेड क्रेडिट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, कि जैसे हमने रॉ मटेरियल ले लिया, अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल ले लिया, लेकिन हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे, मतलब इमीडिएट पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम उससे रॉ मटेरियल ले लेंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, हम जो पेमेंट है हम 30 डेज़ में, 60 डेज़ में, 90 डेज़ में कर देंगे, ताकि उसका भी मतलब जिस समय तक हमें ज़रूरत है हमारे फाइनेंस की हम उसको अरेंज कर लें, और जब उनको ज़रूरत होगी तब हम उन्हें जो हमारी पेमेंट जो हमने नहीं की थी वो कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा फैक्टोरिंग। अब फैक्टोरिंग क्या होता है, कि फैक्टोरिंग ये होता है कि जब हम कहते हैं कि हमने हमारे सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदा था, लेकिन हमारे पास अभी इतनी इनकम नहीं है, मतलब इतना हम कह सकते हैं मनी नहीं है कि हम उनकी उधारी है वो लौटा दें, तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड पार्टी को अरेंज करेंगे कि जो हमारी जगह पर उनको हमारी जो पेमेंट है वो कर दे। ठीक है, और हम उनको क्या करेंगे, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम उनको उनके पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो उन्होंने काम है वो क्या कर दिया, सेट कर दिया, कि उन्होंने हमारी हेल्प कर दी, कि हमारी जगह पर आकर उनको उनकी पेमेंट दे दी, जो कि हमसे नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास मनी नहीं थी, हम क्या कर सकते, लौटा नहीं सक रहे थे, तो हम वो क्या करेंगे, हमारी जगह पर आकर उनको पेमेंट करेंगे, और जब हमारे पास पैसा होगा तो उनको वापस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डेफर्ड इनकम। अब डेफर्ड इनकम क्या होती है, डेफर्ड इनकम वो होती है जब हम हमारे बिजनेस में कोई चीज़, जो हमारे पैसे हैं हम कस्टमर से, ठीक है, हमारे ट्रेडर से एडवांस में ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम डेफर्ड इनकम बोलते हैं, ताकि हम हमारे जो फाइनेंस, मतलब हम कहते हैं फाइनेंस है, हम उसको अरेंज कर सकें। नेक्स्ट है हमारे कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर आप सभी को पता है क्या होते हैं, कि ये जो है ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो एक कंपनी के द्वारा रेज़ किया जाता है, किसके लिए, फंड्स को अरेंज करने के लिए। ठीक है, इसके लिए भी मतलब हम कह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड होता है, हम कह सकते हैं 270 डेज़ तक का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लीजिंग। लीजिंग क्या होता है, कि जब हमसे किसी ने भी जो मशीनरी है उन्होंने ख़रीदी नहीं है, सिर्फ यूज़ करने के लिए ली है, ठीक है, उसको हम लीजिंग कहेंगे। उस पर ऑनरशिप वगैरह हमारी है, लेकिन जब तक उस इंसान ने उस चीज़ को यूज़ करना है
वो कर सकता है, उसकी रिपेयरिंग की, उसकी हम कह सकते हैं सब A to Z चीज़ उसकी होगी जब तक वो यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। मतलब हम कैसे एक तरह का ऑनर होगा वो उस चीज़ का, लेकिन जो रियल ऑनर है वो हम होंगे, ठीक है। उसको हम लीजिंग बोलते हैं। जब हमसे किसी ने कुछ समय के लिए जो हमारी मशीनरी वगैरह है वो यूज़ करने के लिए ली हो, लेकिन रियल ऑनर हम हों, उसको हम क्या बोलेंगे, लीजिंग। शॉर्ट टर्म लोन्स कि हम बैंक्स वगैरह से, ठीक है, लोन्स ले सकते हैं हमारे जो फाइनेंस है उसको अरेंज करने के लिए, और इंस्टॉलमेंट्स वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हमारा न्यू कंसेप्ट है इस यूनिट का। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? बहुत आसान और सिंपल है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि मनी की वैल्यू कि बढ़ते टाइम में मनी किस लेवल तक जा रही है, किस तरीके से उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। जिससे भी हमको भी पता है कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो 5 रुपीज़ में, 1 रुपीज़ में, ठीक है, इतने में भी मतलब इतना कुछ हम ले आते थे। जैसे 1 रुपीज़ की 4 कैंडीज़ हो गई, ये बहुत छोटी एग्जांपल है, लेकिन अभी देख लो, अब 2 रुपीज़ की, 1 रुपीज़ की, ठीक है, 2 रुपीज़ की ही 1 कैंडी आ जाए, इतना ही बहुत है ना। जैसे हम कहते हैं कि अब तो 5 रुपीज़ की, 4 रुपीज़ की भी कैंडीज़ आने लगी हैं। तो ये इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऐसे ही अगर हम मतलब हमारी डे टू डे लाइफ्स में भी यूज़ करें, हमारे किचन के जो रिसोर्सेस हो गए, ठीक है, हमारे बिज़नेस में जो हम मशीनरीज़ वगैरह हैं उसको यूज़ करते हैं, उनकी जो वैल्यू है, मनी है, वो मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अब जैसे मशीनरी, जब हमने पहले के समय में अगर बात करें, अगर वही मशीनरी जो आज 1 लाख रुपए की है, तो जब इससे मतलब अगर पीछे में जाएं तो वो एटलीस्ट 20,000 की, 50,000 की होगी। अगर हम फ्यूचर में सोचें, अगर इस एक चीज़ की जो हमारी मशीनरी है उसकी वैल्यू 1 लाख है, तो आने वाले समय में उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। हो सकता है उसकी वैल्यू 1,10,000 हो जाए, ठीक है, हो सकता है उसकी वैल्यू 1,30,000, 50,000, ठीक है, जहाँ हम कहें 2 लाख हो जाए। सो ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ मनी में कि टाइम के मुताबिक जो मनी है उसकी वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या कंसेप्ट होगा कि मनी अवेलेबल टुडे इज़ वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन फ्यूचर। कि जो मनी टुडे अवेलेबल, मतलब आज के समय में जो मनी हमारे पास अवेलेबल है, उसकी जो वर्थ है, वर्थ इन द सेंस कि जो उसकी वैल्यू है वो आने वाले समय में क्या हो गई, उससे भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन फ्यूचर कि जो, जैसे हम अभी की बात कर रहे हैं, अगर आज 100 रुपीज़ की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो आने वाले कुछ समय में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जितनी थिंग्स आज हम 100 रुपीज़ में ले सकते हैं वो हम आने वाले समय में नहीं ले सकेंगे, ठीक है। हो सकता है उसमें हमें कुछ ना कुछ मनी और इन्वेस्ट करनी पड़े। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या इम्पॉर्टेंस है? ये करती है हमारे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग कि हम डिसीजंस ले सकें रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और लोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। और भी मतलब इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन। अब हमने ये तो क्या पढ़ा था सारा, इसका कंसेप्ट क्या था, ये इसका कंसेप्ट था, ये सारा कंसेप्ट था, लेकिन अब यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन एंड रिस्क। अब मनी है, मनी की वैल्यू इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लगता है, उसकी इन्फ्लेशन होती है, मतलब महंगाई है वो बढ़ती है, और रिस्क है वो इंक्रीज़ होता है। इन तीनों की वजह से क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो मनी है उसकी वैल्यू में चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ की टू एवेल्यूएटिंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। अब मनी की इस जो मतलब वैल्यू ऑफ मनी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या क्या टेक्निक्स है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मनी की ये वैल्यू इस समय है और ये वैल्यू इस समय है। ठीक है, इसकी दो टेक्निक्स हैं, फर्स्ट है कंपाउंडिंग और सेकंड है डिस्काउंटिंग। अब ये कौन सी टेक्निक है अभी हम पढ़ते हैं। कंपाउंडिंग टेक्निक क्या है, सबसे पहले कंपाउंडिंग टेक्निक है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू, कौन सी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी, कि हमारी जो प्रेजेंट मनी है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 + r⁴n। ठीक है, मतलब अब हमारे यहाँ पर r क्या है, r है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और n क्या है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ कि कंपाउंडिंग टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी की ऐसी टेक्निक है जिससे हम फ्यूचर वैल्यू मालूम कर सकते हैं किसकी, प्रेजेंट मनी की। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, FV इज इक्वल टू PV ब्रैकेट 1 + r⁴n, वेयर PV क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और N हमारा टाइम पीरियड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर मनी, कि जिसकी हमें फ्यूचर की जो वैल्यू है वो पता है, वो मालूम है कि आने वाले समय में इस मनी की इतने रुपयों की मतलब जितने भी हैं 1 लाख हैं, 10 लाख हैं, 10,000 हैं, उनकी वैल्यू फ्यूचर में इतनी है, लेकिन हमने उसकी क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r⁴n। इसमें हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू को 1 + r⁴n के साथ डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें क्या होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर हमारी जो मनी है इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लो कि डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम हमारी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्यूचर मनी से। ठीक है, जिसमें हमें फ्यूचर वैल्यू पता होती है, इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r⁴n, और इसकी मदद से हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं हमारे वो एवेल्युएट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इसकी टेक्निक्स अच्छे से समझ लें और इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व आउट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।